क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट में हैं? आप तय करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में हैं? सोच कर देखिए। आज आपने क्या खाया, किस रास्ते से काम पर गए या किससे बात की। सब कुछ आपने चुना, है ना? आपके निर्णय, आपका नियंत्रण। लेकिन अब थोड़ा कल्पना कीजिए, एक मानसिक प्रयोग। आप एक पासा फेंक रहे हैं। आप चाहते हैं कि 6 आए। आप पासे को थोड़ा जोर से फेंकते हैं, थोड़ा और कसकर पकड़ते हैं, आंखों से पासे को देखते हैं जैसे कि उसकी गतिविधियां आप नियंत्रित कर रहे हो। पर क्या आपने कभी सोचा कि पासे के ऊपर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं था? फिर भी आपने नियंत्रण महसूस किया। इसी को मनोविज्ञान में कहते हैं नियंत्रण का भ्रम। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जहां लोग समझते हैं कि वे किसी चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि असल में उस चीज पर उनका कोई बस ही नहीं होता। यह चाल हमारे दिमाग की है, एक मानसिक शॉर्टकट। और हैरानी की बात यह है कि यह केवल जुए तक सीमित नहीं है। यह हर जगह है, हर निर्णय में, हर दिनचर्या में, हर विश्वास प्रणाली में। एक प्रसिद्ध उदाहरण है एक शोध जहां प्रतिभागियों से कहा गया कि एक बटन दबाकर एक बत्ती जलानी है। कुछ मामलों में बटन दबाने से बत्ती जलती थी और कुछ में बेतरतीब ढंग से जलती थी, बिना किसी संबंध के। लेकिन लोगों का मानना था कि उनका बटन दबाना बत्ती जलाने में काफी भूमिका निभा रहा है। क्या यह बचकाना था? शायद नहीं। यह एक विकासवादी उत्तरजीविता तंत्र है। यदि आप जंगल में हो और आप यह देखें कि जब भी आप किसी विशेष पत्ते के नीचे छिपते हैं तब बारिश से बच जाते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकालता है पत्ता मतलब सुरक्षा, चाहे वह संयोग ही क्यों ना हो। दिमाग के लिए निश्चितता जरूरी है, चाहे वह नकली ही क्यों ना हो। इस भ्रम के पीछे एक और शक्तिशाली तंत्र छिपा है, पैटर्न की पहचान। इंसान का दिमाग हर वक्त पैटर्न ढूंढता है, चाहे पैटर्न अस्तित्व में हो या नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी आप कोई लकी शर्ट पहनते हैं कुछ अच्छा हो जाता है, या किसी लकी नंबर का जुनून? वही है नियंत्रण का भ्रम। अब आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में समझौता किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं? आपको लगा कि आप स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, कि अगर आप थोड़ा और प्यार दें, थोड़ा और समझाएं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां विषाक्त होती हैं और फिर भी हम रुकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं मुझ में वो शक्ति है कि मैं इसे बदल सकता हूं। वो शक्ति भ्रम हो सकती है। नियंत्रण एक आरामदायक कंबल की तरह होता है। जब दुनिया अनिश्चित होती है, जब जिंदगी अनुचित लगती है, तब नियंत्रण का भ्रम एक कोजी कॉर्नर बन जाता है जहां हम छुप जाते हैं। और क्योंकि यह भ्रम सुखदायक होता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। इस भ्रम का सबसे दिलचस्प पहलू है कि यह सकारात्मक भ्रम उत्पन्न करता है, यानी वो विश्वास जो सच न होकर भी हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी सफलता आपके काम का परिणाम थी, भले ही उसमें भाग्य की बड़ी भूमिका हो, तो आप प्रेरित रहेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे। लेकिन वही भ्रम कभी कभी पतन भी बन जाता है। जब चीजें बिगड़ने लगती हैं, हम ज्यादा सोचते हैं, अपराध बोध महसूस करते हैं कि कहीं मैंने ही कुछ गलत किया होगा, क्योंकि अगर सब कुछ मेरे नियंत्रण में था तो दोष भी तो मेरा ही होगा। यही है जाल। एक और जगह जहां यह भ्रम दिखता है, स्टॉक मार्केट। व्यापारियों को लगता है कि उनकी शोध और रणनीति बाजार को मात दे सकती हैं, लेकिन हकीकत में बाजार अप्रत्याशित होता है। कभी कभी वह पूरी तरह से किस्मत से चलता है। फिर भी लोग विश्वास करते हैं कि वे चार्ट देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर से नियंत्रण का भ्रम। तो अब सवाल यह उठता है, अगर हम सब भ्रमों के अधीन जी रहे हैं, तो क्या हम कभी भी सच में स्वतंत्र हो सकते हैं? क्या मुक्त इच्छा, फ्री विल भी एक भ्रम है? क्या हमारे निर्णय सिर्फ तंत्रिका, पैटर्न और पर्यावरणीय प्रभावों का परिणाम है? क्या नियंत्रण सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक कथा है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि रात को चैन की नींद आ सके? ये प्रश्न असहज लगते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी
अंधेरे सच में ही एक अजीब सी शांति होती है। जैसे रात के अंधेरे में आप चांद की रोशनी देखते हो, मुलायम, सफेद, दूर, वैसे ही यह समझ भी एक शांति ला सकती है। अगर हम स्वीकार कर लें कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता, तो हम विरोध करना छोड़ देते हैं। हम समर्पण करना सीख जाते हैं और यही समर्पण एक शांति बन जाता है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद बिस्तर पर लेटे हो, लाइट धीमी है, हवा थोड़ी ठंडी है, तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए उन सभी निर्णयों के बारे में जो आपने लिए और उनमें से कौन से निर्णय वास्तव में आपके नियंत्रण में थे। एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए और धीरे से छोड़ दीजिए। आप शांत हैं, आप सचेत हैं, और यही जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है। नियंत्रण का भ्रम कभी कभी हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस भ्रम का विश्लेषण, उसकी समझ हमें मुक्त करता है। जब हम इसे समझने लगते हैं, हम अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करते हैं, हम दूसरों को दोष देना कम करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद से थोड़ा ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अंत में यह समझना कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, एक उपहार बन जाता है, एक अनुमति छोड़ देने की, एक सहूलियत स्वीकार करने की, और एक रास्ता आंतरिक शांति की ओर। और इसी शांति के साथ हम बढ़ते हैं अगली डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक की ओर, एक और छुपा हुआ तंत्र जो चुपचाप हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। ऐसा तंत्र जो प्राधिकरण के सामने हमारे नैतिक मूल्यों को पिघला देता है। अगला खंड एक ऐसा प्रयोग उजागर करेगा जहां लोगों ने अपनी सहानुभूति को किनारे रखकर आदेशों का पालन किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनसे ऐसा कहा गया था। स्वागत है नियंत्रण के भयावह प्रभाव में। आइए एक गहरी सांस लें और अगली रहस्य की ओर बहते चलें। जरा सोचिए, आप एक सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन इंसान हो, किसी से अननसीरी झगड़ा नहीं करते, आपका नेचर काम है, एम्पैथेटिक है, लेकिन अब आपको बोला जा रहा है किसी अनजान व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी अथॉरिटी फिगर ने कहा। क्या आप करोगे? शायद आपका जवाब हो, बिल्कुल नहीं। पर इतिहास ने बार बार दिखाया है कि इंसान अपनी सो कॉल्ड मोरालिटी भूल जाता है जब उसे पावर या अथॉरिटी से एक कमांड मिलती है, और इसी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन को कहते हैं द ओबीडियंस रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एक ऐसी अनकॉन्शियस मेंटल शिफ्ट है जहां इंसान अपने डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल अथॉरिटी फिगर के हाथ में दे देता है। और सबसे डरावनी बात, इसके लिए इंसान को फोर्स नहीं करना पड़ता, सिर्फ कहना पड़ता है यह जरूरी है, आपको करना ही होगा। इस सेगमेंट की कहानी स्टार्ट होती है 1961 के एक इन्फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से, द मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। स्टैनली मिलग्राम, एक येल साइकोलॉजिस्ट, एक सिंपल क्वेश्चन का जवाब चाहते थे। क्या नॉर्मल लोग भी ब्रूटल बन सकते हैं सिर्फ अथॉरिटी के कहने पर? यह एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर II के बाद इंस्पायर्ड था, जब नाजी ऑफिसर्स ने अपने क्राइम्स जस्टिफाई किए थे सिर्फ एक लाइन में, वी वर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो मिलग्राम ने एक सेटअप क्रिएट किया जहां एक पार्टिसिपेंट को बताया गया कि वो टीचर है और सामने एक लर्नर है जो हर गलत जवाब पर इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव करेगा। हर बार शॉक का वोल्टेज बढ़ाया जाएगा। असल में कोई शॉक नहीं दिया जा रहा था। लर्नर एक एक्टर था जो पेन का ड्रामा करता था, लेकिन टीचर, जिसे असली इंसान चुना गया था, उसे लगता था कि वो सच में किसी को पेन दे रहा है। अब शॉकिंग पार्ट सुनो। मेजॉरिटी लोगों ने हाई वोल्टेज तक शॉक्स दिए। कुछ लोग 300, 400, हट्टा की 45 वोल्टिक गैशिनॉस वोल्ट तक गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक व्हाइट कोट में पर्सन ने कामली कहा, प्लीज कंटिन्यू, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। आप इमेजिन करो, आपके सामने एक आदमी चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा दिल दुख रहा है, और आप सिर्फ एक ऑथोरिटेटिव वॉइस के कहने पर शॉक देते जा रहे हो। इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग ईविल थे, वो आम लोग थे, आप जैसे, मेरे जैसे, पर उन्होंने ओबे किया। और इसी ओबीडियंस में छुपा है एक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, द ब्लाइंड सरेंडर ऑफ विल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम किसी पावरफुल अथॉरिटी के अंडर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर या बॉस,
तो हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। हम कहते हैं, मैंने नहीं किया, उन्होंने कहा था। जैसे कि मॉरल बर्डन शिफ्ट हो गया हो। और ये ओबीडियंस रिफ्लेक्स हमारे अंदर डीप वायर्ड होता है चाइल्डहुड से। जब मां बाप कहते हैं, डोंट आर्ग्यू, जस्ट डू एज यू आर टोल्ड। स्कूल में टीचर्स कमांड करते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। और स्लोली हम ट्रेन हो जाते हैं ओबीडियंस को वर्च्यू समझने के लिए। डिसिप्लिन की डेफिनेशन बन जाती है, कमांड फॉलो करो बिना क्वेश्चन किए। यह रिफ्लेक्स एक साइड से सेफ फील कराता है, क्योंकि जब डिसीजंस अथॉरिटी ले रही हो तो हमें सोचना नहीं पड़ता। अगर गलत हो भी गया तो हम कहते हैं, मेरा डिसीजन थोड़ी था। पर यह कंफर्ट डेंजरस बन जाता है जब यह एम्पैथी को सप्रेस करने लगता है। एक और टेरिफाइंग एग्जाम्पल देखिए, 1971 का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक मॉक जेल बनाई। कॉलेज स्टूडेंट्स को रैंडमली गार्ड्स या प्रिजनर्स असाइन किया गया। पहले दिन सब नॉर्मल था, पर 3 दिन बाद ही गार्ड्स ने प्रिजनर्स को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब्यूज, ह्यूमिलिएशन, स्लीप डिप्रिवेशन। वो लोग जो कल तक नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, 3 दिन में उनमें से कुछ सैडिस्टिक बन गए। वाई? बिकॉज उनको पावर दी गई थी, ऑथोरिटी का इल्यूजन मिला, और प्रिजनर्स को ओबीडियंस की ट्रेनिंग। सब अपना रोल प्ले करने लगे बिना सोच समझे। जिम्बार्डो को यह एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा सिर्फ 6 दिन में, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ बन गया था। डार्क, डिस्टर्बिंग, और फिर भी यह रिवील्ड कुछ क्रूशल। हम सब में एक ओबीडियंट वर्जन छुपा होता है, एक ऐसा वर्जन जो ऑर्डर्स के आगे अपना दिमाग बंद कर देता है। तो सवाल यह है, क्यों? साइकोलॉजिकली ओबीडियंस हमें ग्रुप के साथ अलाइन करता है। इवोल्यूशनरीली सर्वाइवल के लिए ट्राइब के लीडर को फॉलो करना जरूरी था। अगर लीडर के अगेंस्ट जाते तो रिजेक्शन मिलता, और अकेला इंसान जंगल में सर्वाइव नहीं करता। आज भी यह रिफ्लेक्स कॉर्पोरेट लाइफ में, सोशल सेटिंग्स में, पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। कभी आपने फील किया है कि किसी सीनियर या मैनेजर के ओपिनियन से डिसएग्री करना अनकंफर्टेबल लगता है, या किसी एल्डर के डिसीजन पर क्वेश्चन उठाना अजीब सा लगता है? वही है ओबीडियंस रिफ्लेक्स। साइलेंट, इनविजिबल, येट पावरफुल। और सबसे डेंजरस पार्ट तब आता है जब लोग कमांड्स एथिकल या अनएथिकल होने का फर्क समझने की कोशिश ही नहीं करते, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे में मोरलिटी एक ऑप्शनल थॉट बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसी ब्लाइंड ओबीडियंस को एक्सप्लॉइट करती है। डिक्टेटरशिप, कल्ट्स, मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स सब यहां से स्टार्ट होते हैं। लीडर अपने आप को अनक्वेश्चनेबल बनाता है, और फॉलोअर्स अपने मॉरल कंपेस को पॉज कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ओबीडियंस हमेशा बुरा होता है? नहीं, जरूरी नहीं। कभी कभी डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ओबीडियंस हेल्पफुल होता है। पर सवाल है, किस चीज के लिए ओबे कर रहे हो, और क्या आपने उस डिसीजन को सच में समझा है या बस फॉलो कर लिया? इस मोमेंट पे जब आप शायद अपने बेड में लेटे हो, रात की खामोशी में इमर्स्ड हो, अपने आंखों को धीरे से बंद करो। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि किसी ने कहा था? कितनी बार आपने डाउट फील किया पर वॉइस नहीं उठाई? कितनी बार आपने ओबे किया बिना पूरा सोचने के? टेक अ स्लो ब्रेथ इन और धीरे से एक्सहेल करो। यह रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकती है, पर वो डिस्कंफर्ट ही अवेकनिंग लाती है। जब आप इस ओबीडियंस रिफ्लेक्स को समझने लगते हो, तब आप उसे कंट्रोल करना शुरू करते हो। तब आप ब्लाइंड फॉलोइंग को कॉन्शियस क्वेश्चनिंग में बदल सकते हो, और वही अवेयरनेस आपकी ट्रू फ्रीडम बन जाती है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है अथॉरिटी के सामने, तो आप मैनिपुलेट होने से बच सकते हो। तब आप फॉलो नहीं, चूज करते हो। और शायद इसी चॉइस में एक पीस छुपा है, क्योंकि अगर आप नींद में भी एम्पावर्ड फील करना चाहते हो, तो सबसे पहले जरूरी है दिमाग के इन हिडन पैटर्न्स को समझना। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक और भी गहरा है। एक ऐसी डार्क मैकेनिज्म जो लोगों को इमोशनली पैरालाइज कर देता है,
जहां लोग सोचने लगते हैं कि उनका पेन मैटर नहीं करता, जहां इंटरनल स्ट्रगल का वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसान हेल्पलेस फील करने लगता है परमानेंटली। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे लर्न्ड हेल्पलेसनेस, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां इंसान अपने ऑप्शंस होने के बावजूद सरेंडर कर देता है। टेक अनदर डीप ब्रेथ और अपने सबकॉन्शियस को तैयार करो एक और ट्रूथ से मिलने के लिए। लेट्स ड्रिफ्ट डीपर इनटू द माइंड। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो बार बार हर कोशिश के बाद भी हार जाता है। पहले वो लड़ता है, फिर थोड़ा और लड़ता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब वो बस छोड़ देता है। चाहे उसके पास चांस हो, ऑप्शन हो, एस्केप का रास्ता हो, वो फिर भी उस रात में फंसा रहता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि कुछ भी कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। यह होता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, एक ऐसी इनविजिबल चेन जो इंसान के दिमाग को बांध देती है। और सबसे डार्क बात, यह चेन कभी असली होती ही नहीं। लेट्स गो बैक इन टाइम। 1967 दो साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन और स्टीवन मेयर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे 3 ग्रुप के कुत्तों को एक इलेक्ट्रिक शॉक चेंबर में भी रखते हैं। पहले ग्रुप के पास एक बटन था, अगर वे बटन दबाएं तो शॉक बंद हो जाता। दूसरे ग्रुप के पास कोई कंट्रोल नहीं था, चाहे वे कुछ भी करें शॉक चलता रहता। और तीसरे ग्रुप के कुत्तों को शॉक दिया ही नहीं गया। कुछ दिन बाद सभी डॉग्स को एक नए सेटअप में डाला गया, एक चेंबर जिसका एक साइड लो वॉल से सेपरेटेड था। वह वॉल आसानी से जंप करके क्रॉस की जा सकती थी शॉक से बचने के लिए। पहले और तीसरे ग्रुप के डॉग्स ने तुरंत वॉल क्रॉस कर लिया, पर दूसरे ग्रुप के डॉग्स, जिन्होंने पहले कभी भी कंट्रोल फील नहीं किया था, वे सिर्फ शॉक खाते रहे, चुपचाप, बिना कोशिश किए, जैसे उन्होंने अपना पेन स्वीकार कर लिया हो। लर्न्ड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है जब रिपीटेड फेलियर्स के बाद इंसान यह मान लेता है कि कोई भी एफर्ट बेकार है। वह बिलीव करने लगता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और यह बिलीफ इतना इतना पावरफुल होता है कि जब एक्चुअल में कंट्रोल मिलता भी है, वह उसे इग्नोर कर देता है। अब थोड़ा और क्लोज देखिए, यह सिर्फ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह हर जगह है। रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, स्कूल में, सोसाइटी में। कभी आपने किसी को देखा है जिसे इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में होने के बावजूद वह वापस जाता है? चाहे उससे इंसल्ट मिले, इग्नोर किया जाए या इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाए, वह वहां से निकलता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया है मुझसे कुछ बदल नहीं सकता। कभी आपने किसी स्टूडेंट को देखा है जो बार बार फेल होने के बाद पढ़ना ही छोड़ देता है? नॉट बिकॉज ही इज डम, बट क्योंकि उसका दिमाग अब हर एफर्ट को मीनिंगलेस समझने लगा है। यही है डार्क साइकोलॉजी का एक सटल बट डेडली टूल, कंडीशनड पावरलेसनेस। जब कोई रिपीटेडली फेल होता है, इंटेंशनली या सिस्टमिकली, तो उसका सबकॉन्शियस कहने लगता है, बस अब कुछ मत कर, फाइट करना स्टॉप कर, सरेंडर कर दे। और वह सरेंडर परमानेंट बन जाता है, एक मेंटल फ्रीज बन जाता है जो इंसान को अपने ही माइंड का प्रिजनर बना देता है। यह ट्रिक तब और डेंजरस बन जाती है जब लोग इसे समझ भी नहीं पाते। वो कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, किस्मत खराब है। और धीरे धीरे यह थॉट आइडेंटिटी बन जाता है। इमेजिन करो, एक छोटी सी चिड़िया एक पिंजरे में बंद है। वह रोज एस्केप करने की कोशिश करती है, अपने पंख मारते हुए वायर से टकराती है, पर हर बार फेल होती है। और एक दिन वह थक जाती है। अब पिंजरे का दरवाजा खुला है, वह उड़ सकती है, पर वह हिलती भी नहीं। दैट्स लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यह सिर्फ इमोशनल पैरालिसिस नहीं है, यह न्यूरल रिवायरिंग है। दिमाग का वह पार्ट जो होप को जनरेट करता है, वह ग्रेजुअली नंब हो जाता है। इंसान लॉजिकली तो समझता है कि एस्केप पॉसिबल है, पर इमोशनल लेयर पे वह बिलीव नहीं करता। और यह इमोशनल डिसबिलीफ ही सबसे बड़ी ब्लॉकेज बन जाता है। अब सोचिए, अगर यह स्टेट किसी इंसान में आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाए, सिस्टमैटिकली रीइंफोर्स की जाए, तो तब क्या होगा? तब वह इंसान किसी और के कंट्रोल में आ जाता है।
वो इजिली मैनिपुलेटेड बन जाता है। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही अपने ऑप्शंस इग्नोर करने लगता है। डिक्टेटर्स, टॉक्सिक बॉसेस, नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस का यूज करते हैं। वो पहले इंसान की विल को ब्रेक करते हैं। रिपीटेड फेलियर्स, पनिशमेंट्स, गैसलाइटिंग से उसका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, और जब इंसान मेंटली कोलैप्स कर जाता है तब वे उसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं, बिना फोर्स के। कुछ लोग कहते हैं, वो क्यों नहीं निकल जाता, वो बस छोड़ क्यों नहीं देता। पर यह समझना जरूरी है, जब किसी ने हार मान ली होती है तो उसके लिए छोड़ देना भी एक इम्पॉसिबल ड्रीम बन जाता है। इस स्टेज में मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट भी इरेलीवेंट लगता है, क्योंकि जब आपके अंदर बिलीफ ही नहीं है कि कुछ बेटर हो सकता है, तब आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन यहां एक छोटी सी रोशनी भी है। मार्टिन सेलिगमैन ने बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने कुछ कुत्तों को ट्रेंड किया तो एस्केप, और वे एस्केप कर गए। उन्होंने सीखा कि उनके एक्शंस मैटर करते हैं। उन्होंने कंट्रोल फील किया, और यह फील होना ही सबसे पहला कदम है हेल्पलेसनेस को तोड़ने का। यह बताता है कि अगर किसी को एक बार भी रियल कंट्रोल का एक्सपीरियंस मिले तो वह अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज कर सकता है। तो अगर आप कभी ऐसे स्टेट में हो, या आप किसी को जानते हो जो हो, तो याद रखना, सॉल्यूशन शायद परफेक्ट नहीं हो, पर एक छोटा सा एक्ट ऑफ चॉइस सब कुछ बदल सकता है। कोई एक डिसीजन, कोई एक स्टेप, कोई एक मैं फिर से ट्राई करूंगा मोमेंट, वह पूरी कंडीशनिंग को क्रैक कर सकता है। अब जब आप रात के इस सुकून भरे लम्हे में हो, जरा अपने अंदर देखो। क्या आपने कभी किसी एरिया में गिव अप किया था? क्या आपने कभी यह सोचा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता? क्या आप अभी भी किसी केज में हो जिसका दरवाजा शायद खुला है? टेक अ डीप ब्रेथ और अपने सबकॉन्शियस से एक नरम सा सवाल पूछो, मैं अपने अंदर की वह चेन कौन सी है जो मुझे रोक रही है? मैं क्या मान चुका हूं जो शायद गलत है? क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड सॉफ्ट होता है, रेडी टू रीवायर, रेडी टू हील। और हर नाइट एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है अपने दिमाग के पुराने पैटर्न्स को पिघलाने की, अपने केज के दरवाजे को धीरे से पुश करने की। जब आप किसी दिन किसी भी हेल्पलेस थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व कर लोगे और उसे बिलीव किए बिना बस छोड़ दोगे, तब आपने एक इनविजिबल विक्ट्री जीत ली होती है। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और भी इंटेंस साइकोलॉजिकल टूल, गैसलाइटिंग। एक ऐसी डार्क ट्रिक जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है, जो आपको यह फील करवाती है कि जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, वह गलत है। एक मैनिपुलेशन जहां इंसान अपने ही माइंड पर डाउट करने लगता है। पर अभी के लिए लेट दिस अवेयरनेस सेटल इन। आप हेल्पलेस नहीं हो, आप कभी थे ही नहीं। क्लोज योर आईज, लेट साइलेंस रैप अराउंड योर थॉट्स, और तैयार हो जाओ अगले ट्रूथ के सामने खड़े होने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो सब गलत हो सकता है? क्या आपको किसी ने कभी इस तरह कंफ्यूज किया है कि आप अपने ही यादों, अपने ही इमोशंस और अपने ही रियलिटी पे शक करने लगे हो? अगर हां, तो शायद आप किसी गैसलाइटिंग के शिकार रहे हो। गैसलाइटिंग कोई लाउड अब्यूज नहीं है, यह साइलेंट चलने वाली एक साइकोलॉजिकल वॉर है। एक ऐसी चाल जिसमें अटैकर आपके रियलिटी के परसेप्शन को एक माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन से डिस्टॉर्ट करता है, जब तक आपको लगने लगे कि प्रॉब्लम आपके अंदर ही है। इस ट्रिक का नाम एक 1944 की फिल्म से आया, गैसलाइट, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को इनसेन प्रूफ करने के लिए घर की गैस लाइट्स को धीरे धीरे डिम करता है। जब पत्नी कहती है कि लाइट्स डिम हो रही हैं, तो वह कहता है, नहीं, सब ठीक है, तुम ही कुछ ज्यादा सोचती हो। स्लोली पत्नी अपने सेंसेस पे डाउट करने लगती है, और यही होता है गैस लाइटिंग का कोर, एक इंसान को अपने ही दिमाग से अलग कर देना। गैस लाइटिंग कैसे काम करता है? एक सटल पैटर्न के थ्रू पहले आपका ट्रस्ट जीता जाता है, फिर डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, फिर आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट होती है, और फिर जब आपका माइंड कोलैप्स करता है तो गैस लाइटर के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है। इमेजिन करो, एक रात आप अपने पार्टनर से कहते हो, मुझे तुम्हारा टोन थोड़ा रूड लगा। वह कहता है, रूड?
तुम हमेशा ज्यादा रिएक्ट करते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बार जब आप कुछ याद दिलाते हो, वह कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। तीसरी बार जब आप उससे कहते हो मुझे हर्ट फील हो रहा है, तो वह मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें तो हमेशा हर्ट फील होता है, तुम सेंसिटिव हो। ये एक या दो बार नहीं होता, ये बार बार होता है। इस कंसिस्टेंसी से होता है कि आप एक दिन अपने ही इमोशंस पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। गैसलाइटिंग का सबसे डेंजरस एंगल यह है, यह दिखने में कभी भी टॉक्सिक नहीं लगता। वह पर्सन, चाहे पार्टनर हो, फ्रेंड, पेरेंट या बॉस, कभी आपको फिजिकली हर्ट नहीं करता। वह काल्म दिखते हैं, रैशनल दिखते हैं और हर बार आपको कन्विंस करते हैं कि तुम्हारा दिमाग ही गलत चल रहा है। और धीरे धीरे आप उन्हीं की आंखों से अपने आप को देखना स्टार्ट कर देते हो। लेट्स गो अ लिटिल डीपर। गैसलाइटिंग में प्राइमरी टूल होता है डिनायल एंड रीडायरेक्शन। आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, पर सामने वाला कहता है वह तो तुम्हारा इमेजिनेशन था। आप कुछ फील करते हो, पर सामने वाला कहता है तुम्हारे जैसे लोग ही ज्यादा फील करते हैं। आप किसी चीज पर डाउट करते हो, तो वह कहते हैं यह सब तुम्हारा इनसिक्योरिटी है। यह प्रोसेस आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं करता, यह आपका सेल्फ ट्रस्ट तोड़ता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, शायद मुझे ही अपने फीलिंग्स कंट्रोल करने चाहिए? ये क्वेश्चंस हेल्थी सेल्फ रिफ्लेक्शन लगते हैं, लेकिन जब यह आपके अंदर बार बार डाउट बनकर घूमते हैं, तो वह आपके माइंड को एक साइकोलॉजिकल फॉग में ले जाते हैं। गैसलाइटिंग का एक और डार्क लेयर होता है आइसोलेशन। वह इंसान आपको यह फील करवाता है कि कोई और आपकी बात नहीं समझेगा, कि दुनिया में सिर्फ वह ही है जो आपका अच्छा चाहता है, और आप अपने जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम से अलग होने लगते हो। फ्रेंड से कम मिलना, अपने फैमिली से डिस्टेंस रखना या किसी भी थर्ड ओपिनियन को अवॉइड करना, यह सब होता है जब आपका माइंड सिर्फ उसी एक इंसान की रियलिटी में बंद हो जाता है। अब रात के इस शांत लम्हे में जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा फील किया है? क्या आपने कभी अपने थॉट्स पर डाउट किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बार बार कहा तुम गलत हो? गैसलाइटिंग का इफेक्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जैसा होता है। आप इमोशनली नम हो जाते हो, ओवर अपोलोजाइज करते हो, सेल्फ वर्थ खत्म होने लगता है, और हर कॉन्वर्जेशन में यह लगता है कि आपको प्रूव करना है कि आप गलत नहीं हो। लेकिन सबसे स्केरी पार्ट, जब गैसलाइटिंग चल रही होती है, उस वक्त उसका नाम लेना भी मुश्किल होता है, क्योंकि गैसलाइटर आपके ट्रस्ट, लव और वल्नरेबिलिटी को यूज करता है। वह आपका दर्द सुनता है सिर्फ उसे डिस्टॉर्ट करने के लिए। वह आपकी बात समझने का शो करता है सिर्फ उसे मैनिपुलेट करने के लिए, और आप उस ट्रस्ट में फंस जाते हो। यह एक इल्यूजन होता है, एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन, जिसमें विक्टिम ही कल्प्रिट बन जाता है। जब आप फाइनली कन्फ्रंट करते हो, तो सामने वाला कामली कहता है तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, पर तुम खुद टॉक्सिक हो, तुम सिर्फ विक्टिम प्ले करते हो। और एक बार फिर आप खुद को ही डाउट करने लगते हो। तो क्या कोई इस लूप से बाहर निकल सकता है? हां, पर पहला कदम होता है अपने फीलिंग्स पे विश्वास करना। अपने आप से यह कहना जो मैं फील कर रहा हूं वह वैलिड है, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे हर चीज रैशनल एक्सप्लेन नहीं करनी। गैसलाइटिंग का तोड़ सिर्फ लॉजिक नहीं है, वह अपने इमोशनल कंपास को वापस एक्टिवेट करना है। वह मोमेंट जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो बिना जस्टिफाई किए कि कोई आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। वह मोमेंट जब आप रुक जाते हो और क्वाइटली अपने आप से पूछते हो मैंने क्या देखा, मैंने क्या फील किया, क्या यह मेरी सच्चाई है? वह मोमेंट जब आप किसी ट्रस्टेड दोस्त से, थेरेपिस्ट से या खुद से सच बोलते हो, बिना शेम के, बिना फियर के, तब आप उस साइकोलॉजिकल वेब से एक एक थ्रेड काटने लगते हो। और हां, यह ओवरनाइट नहीं होता। गैसलाइटिंग का इंपैक्ट डीप होता है, जैसे किसी ने आपके दिमाग का मैप बदल दिया हो। पर हर बार जब आप अपने आप से कनेक्टेड फील करते हो, एक छोटी सी विक्ट्री होती है। अब जब आप इस शांत रात में हो, जरा एक और गहरी सांस लो और सोचो, क्या कोई ऐसी याद है
जहां आपको लगता था कि आप गलत थे, लेकिन आज वक्त के बाद आपको लगता है कि आप ठीक थे। क्या ऐसी कोई फीलिंग है जिसे आपने सप्रेस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा तुम ज्यादा सोच रहे हो? क्या आप रेडी हो उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए, बिना शेम के, बिना एक्सप्लेनेशन के? लेट दैट इमोशन राइज, लेट इट एग्जिस्ट, लेट इट ब्रीथ। बिकॉज द पाथ आउट ऑफ गैसलाइटिंग इज इन लाउड। वह एक स्लो, क्वाइट अवेकनिंग है, जैसे कोई अंधेरा कमरा जिसमें एक छोटी सी रोशनी जलती है और आपको दिखता है कि आप कभी गलत नहीं थे, सिर्फ कंफ्यूज किया गया था। अगला सेगमेंट हमें और भी गहरी मैनिपुलेशन के लेयर में ले जाएगा। लव बॉम्बिंग, एक ऐसा ट्रैप जो दिखने में प्यार लगता है पर अंदर से सिर्फ कंट्रोल होता है। पर अभी लेट योर माइंड सॉफ्टन, लेट योर बॉडी रिलैक्स, और बस ये याद रखो, जो आप फील करते हो वह वैलिड है, और कोई भी सच, चाहे कितना भी डिस्टॉर्ट किया गया हो, वापस मिल सकता है अगर आप खुद से ईमानदार हो। क्लोज योर आईज और तैयार हो जाओ अगले लेयर के लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो आपको मिलते ही कहने लगे, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? शुरुआत में यह सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? यह सब कुछ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक का हिस्सा हो सकता है जिसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। लव बॉम्बिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उस पर अत्यधिक प्यार, अटेंशन और अफेक्शन बरसाता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उस इंसान पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। लव बॉम्बिंग का शिकार होने पर शुरुआत में सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। आपको लगता है कि आपने अपना सोलमेट ढूंढ लिया है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस व्यक्ति के कंट्रोल में आने लगते हैं, तब आपको महसूस होता है कि यह सब कुछ एक चाल थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल अक्सर नार्सिसिस्टिक या इमोशनली मैनिपुलेटिव लोग करते हैं। उनका मकसद होता है आपको इमोशनल रूप से अपने ऊपर निर्भर बनाना, ताकि आप उनकी हर बात मान लें और उनके कंट्रोल में रहें। लव बॉम्बिंग का एक खास पैटर्न होता है। पहले आपको आइडियलाइज किया जाता है, फिर आपकी वैल्यू को कम किया जाता है और अंत में आपको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड या आईडीडी कहते हैं। आइडियलाइजेशन फेज में लव बॉम्बर आपको लगातार कॉम्प्लीमेंट्स देता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं और आपका रिलेशनशिप परफेक्ट है। डिवैल्यूएशन फेज में लव बॉम्बर आपके फ्लॉज निकालने लगता है, आपकी बातों को इग्नोर करता है और आपको गिल्ट फील करवाता है। आपको लगता है कि आप ही गलत हैं और आपको ही अपने आप को बदलना चाहिए। डिस्कार्ड फेज में लव बॉम्बर आपको अचानक इग्नोर करने लगता है या रिलेशनशिप खत्म कर देता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। लव बॉम्बिंग का इफेक्ट आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ता है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का सामना करना पड़ता है। आपको लगता है कि आप किसी के प्यार के लायक नहीं हैं और आपको अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। अगर आप लव बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप से सच बोलना शुरू कीजिए। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कीजिए और उनसे सपोर्ट लीजिए। अपने बाउंड्रीज सेट कीजिए और उन्हें मेंटेन कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक अच्छा विकल्प है। एक थेरेपिस्ट आपको इस स्थिति से निकालने में मदद कर सकता है और आपको अपने आप पर फिर से भरोसा दिलाने में सहायक हो सकता है। यह याद रखिए कि आप किसी के प्यार के लायक हैं और आपको किसी के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को सम्मान दीजिए। अब जब आप इस रात के सुकून भरे लम्हों में किसा, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या यह प्यार है या मैनिपुलेशन? अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अगले सेगमेंट में हम एक और डार्क साइकोलॉजी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर फेकिंग।
एक ऐसी चाल जिसमें आपको सपने दिखाए जाते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता। लेकिन अभी अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए और याद रखिए, आप इंपॉर्टेंट हैं, आपका प्यार इंपॉर्टेंट है और आप डिजर्व करते हैं एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से रिश्ता बनाया है जिन्होंने आपके साथ मिलकर एक सुंदर भविष्य का सपना बुनना शुरू किया हो? जिन्होंने कहा हो कि हम शादी जरूर करेंगे, हम एक साथ दुनिया घूमेंगे, या बस थोड़ा वक्त और फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा? ये सपने सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपने सच होने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आपको कंट्रोल में रखने के लिए दिखाए जाते हैं। इस तकनीक का नाम है फ्यूचर फेकिंग। फ्यूचर फेकिंग एक बहुत ही छुपी हुई लेकिन पावरफुल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर आपको इमोशनल कमिटमेंट के झांसे में फंसाता है। वो आपको एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जो कभी पूरा नहीं होता। आपको लगता है कि आप किसी के सपनों का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन असल में आप उनके कंट्रोल का हिस्सा बन रहे होते हो। फ्यूचर फेकिंग का सबसे पहला नशा होता है उम्मीद। जब कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक घर लेना चाहता हूं, या एक दिन तुम्हारे नाम की रिंग लेकर आऊंगा, तो आपका दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता है। आप खुद से कहने लगते हो, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उस सपने में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, इमोशनली, मेंटली, कभी कभी फाइनेंशियली भी। और यही वही जगह है जहां मैनिपुलेशन शुरू होती है। जब आप किसी सपने में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो, तब आप अपने प्रेजेंट के डिस्कंफर्ट्स और रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। आप सोचने लगते हो कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा और बर्दाश्त कर लूं, तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो एक दिन जरूर पूरा होगा। मैनिपुलेटर इसी भरोसे का फायदा उठाता है। वो जानता है कि आप उस भविष्य की इमेज में जी रहे हो जो उसने आपके दिमाग में डाल दी है। इस तरह से वो आपको प्रेजेंट में मैनिपुलेट करता है, आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है, आपसे अनरीजनेबल चीजें एक्सपेक्ट करता है, और जब आप थक जाते हो तब वो फिर से एक नया सपना बेच देता है। आपको लगता है कि अब कुछ ही वक्त बाकी है, बस एक और महीना, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या जब प्रमोशन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये महीना कभी खत्म नहीं होता, ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती, और जब प्रमोशन मिल जाता है तब एक नई वजह आ जाती है डिले करने की। इस टेक्निक की सबसे डेंजरस बात यह है कि ये आपकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खोखला करने लगती है। आप अपने दिल को समझाते रहते हो कि सब कुछ एक दिन बेटर होगा, लेकिन हर गुजरता हुआ दिन आपके विश्वास को तोड़ता रहता है। आप एक इमोशनल लिम्बो में जीने लगते हो, ना आगे बढ़ पाते हो, ना पीछे हट पाते हो। एक और सटल चीज होती है गिल्ट। जब आप उस फ्यूचर के सपने से थक जाते हो और आप सवाल उठाते हो, तो मैनिपुलेटर आपको ही दोषी बना देता है। वो कहता है, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें, या तुम ही तो कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि शायद गलती आपकी है। आप फिर से उस सपने में भरोसा करने लगते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। कभी कभी ये फ्यूचर फेकिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होती है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये आपके करियर में भी हो सकती है। एक बॉस आपको बार बार प्रमोशन का प्रॉमिस करे, लेकिन हर बार आपसे एक्स्ट्रा काम करवाए बिना कुछ दिए। या एक दोस्त जो कहता है कि एक दिन हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जब भी आप सीरियस बात करते हो तो वो बात को टाल देता है। फ्यूचर फेकिंग का असल मकसद होता है पावर और कंट्रोल। जो व्यक्ति आपको ये सपने दिखाता है वो आपके डिसीजंस, आपके इमोशंस और कभी कभी आपकी पूरी लाइफ को अपने फायदे के लिए स्टीयर करता है। आप एक पपेट बन जाते हो उस फ्यूचर के लिए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्टली बात करना जरूरी है। क्या जो प्रॉमिसेस किए गए थे उनमें कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रही है? क्या सिर्फ बातें हो रही हैं या कुछ सॉलिड एक्शंस भी हैं? क्या हर बार एक नई एक्सक्यूज मिलती है? क्या आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हो फिर भी उस सपने को छोड़ नहीं पा रहे? ये सब सवाल सोचने के लिए कुछ वक्त निकालिए। रात के इस शांत लम्हे में, जब सब कुछ थमा हुआ है,
एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपको सच बताता है, बिना किसी शोर के। आपके सपने जरूरी हैं, लेकिन किसी और के फॉल्स प्रॉमिसेस के भरोसे पर अपना अस्तित्व मत गंवाइए। किसी भी सपने का मतलब तभी है जब उसके पीछे सच्चा एक्शन हो। अगर आप सिर्फ उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर फेक होने का शिकार हो रहे हो। आप डिजर्व करते हो एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ फ्यूचर के सपने नहीं दिखाता, बल्कि उस भविष्य को आपके साथ मिलकर आज बनाता है, जो आपसे कहने के बजाय दिखाता है, जो डिले के बजाय एक्शन लेता है। और अगर आप एक ऐसे चक्रव्यूह में हैं जहां सपने हर बार पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो यह समय है पहचानने का। क्या आप किसी के झूठे भविष्य के भरोसे अपना आज सैक्रिफाइस कर रहे हैं? एक धीमी सांस लीजिए। लेट दैट क्वेश्चन सिंक इन। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक की, ट्रायंगुलेशन। जब दो लोगों के बीच किसी तीसरे का यूज किया जाता है ताकि पावर डिनामिक बनाया जा सके। इमोशनल गेम्स के इस मेज में कैसे पहचानें कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो? लेकिन फिलहाल इस रात के सुकून में अपने आप को एक जेंटल रिमाइंडर दीजिए कि आप सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं बने हो, बल्कि जीने के लिए भी। आपके सपने सच हो सकते हैं, बस उनमें इन्वेस्ट तब कीजिए जब सामने वाला भी उतनी ही सिंसेरिटी के साथ उनमें इन्वेस्ट करता हो। सो जाइए और अपने अंदर के सच को धीरे धीरे समझने दीजिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते का अनुभव किया है जहां किसी तीसरे व्यक्ति का नाम बार बार बीच में लाया गया हो, जैसे तुम तो वैसे भी उसकी तरह थॉटफुल नहीं हो, या मैं उसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करता हूं, तुम्हारे साथ नहीं? जब कोई आपके और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच बेकार की तुलना करता है, या किसी तीसरे को आपके खिलाफ सुभटली या डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, तब वो सिर्फ एक कॉन्वेशन नहीं होती, वो होती है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जो रिश्ते के डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। ये एक इनविजिबल ट्रायंगल क्रिएट करती है, एक मैनिपुलेटर, एक विक्टिम और एक थर्ड पार्टी, जिसका जरूरी होना या ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन उसका जिक्र रिश्ते की डायरेक्शन बदल देता है। इस ट्रायंगल के अंदर फीलिंग्स, लॉयल्टी और सेल्फ वर्थ के साथ खेल किया जाता है, सब कुछ एक हिडन एजेंडा के तहत। आप इमेजिन कीजिए, एक बॉयफ्रेंड बार बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र करता है, कहकर कि वो मुझे बेटर समझती थी। या एक पेरेंट अपने एक बच्चे की बुराई करके दूसरे को प्रेज करता है, देखो तुम्हारे भाई ने कितना अचीव किया, तुम बस टाइम वेस्ट करते हो। ये कंपैरिजन, ये बायस, ये सब ट्रायंगुलेशन के अंडर आता है। और जैसे जैसे ये छोटी छोटी बातें होती हैं, एक विक्टिम के अंदर डाउट, इनसिक्योरिटी और हेल्पलेसनेस बैठ जाती है। ये जो तीसरा व्यक्ति होता है, कभी कभी वो रियल होता है और कभी वो सिर्फ एक इल्यूजन। कभी कभी वो किसी पुरानी या काल्पनिक सिचुएशन का हिस्सा होता है। पर फर्क ये पड़ता है कि वो आप दोनों के बीच का इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है। मैनिपुलेटर इस थर्ड पर्सन को एक टूल की तरह यूज करता है, कभी जेलसी जगाने के लिए, कभी इनसिक्योरिटी बनाने के लिए और कभी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। जरा सोचिए, जब आप किसी से इमोशनली क्लोज हो जाते हो, तो आपका सबसे बड़ा डर क्या होता है? रिजेक्शन, कंपैरिजन, रिप्लेसमेंट। और ट्रायंगुलेशन इन्हीं 3 फियर्स के कॉर्ड्स बजाता है। जब कोई बार बार आपको किसी और से कंपेयर करता है, तो आप उनसे कंपीट करना शुरू कर देते हो, इमोशनली, मेंटली, कभी कभी फिजिकली भी। आप प्रूव करना चाहते हो कि आप बेस्ट हो, और यहीं से मैनिपुलेशन का लूप एक्टिवेट हो जाता है। मैनिपुलेटर आपको एक गेम में डाल देता है जहां रूल्स क्लियर नहीं होते, लेकिन प्राइज उनका अटेंशन होता है। आप हर बार उनकी नजर में बेस्ट बनना चाहते हो। जब वो किसी और के क्वालिटीज को प्रेज करते हैं, आप अपने आप को उनमें ढालने की कोशिश करते हो, पर कभी कभी वो स्टैंडर्ड ही बदल जाता है। कल तक जो चीज उन्हें पसंद थी, आज उसमें प्रॉब्लम है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं क्या करूं कि वो मुझसे खुश हो जाए, और आप उनके कंट्रोल में आ जाते हो। एक और लेयर होती है ट्रायंगुलेशन की, साइलेंट ट्रायंगुलेशन। इसमें मैनिपुलेटर कुछ कहता नहीं, बस किसी तीसरे के प्रेजेंस या एब्सेंस का यूज करता है टेंशन बिल्ड करने के लिए। जैसे एक फ्रेंड जो आपको इग्नोर करता है जब उनका एक स्पेसिफिक दोस्त होता है आसपास, या एक पार्टनर
जो किसी और के सामने सडनली आपसे रूड हो जाता है लेकिन बाद में प्रिटेंड करता है कि सब नॉर्मल था। ये छोटी छोटी एक्शंस आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आप समझ नहीं पाते कि क्या आपका डाउट जेन्युइन है या आप ही ओवरथिंक कर रहे हो। और इसी कंफ्यूजन में ही तो मैनिपुलेशन का मैजिक होता है। जब आप इमोशनली अनस्टेबल फील करने लगते हो तो मैनिपुलेटर आपको और ज्यादा गाइड करने लगता है। वो कहता है तुम बहुत ओवर रिएक्ट करते हो या तुम्हारा ट्रस्ट इश्यू है। आप डाउट करने लगते हो कि शायद प्रॉब्लम आप में ही है। आप और ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उन पर। यह एक केयरफुली क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ट्रायंगुलेशन का यूज सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होता, यह हर तरह के रिलेशंस में हो सकता है। फैमिलीज, दोस्ती, ऑफिसेज, इवन सोशल मीडिया में। आपको कभी कभी ऐसे लोग मिलेंगे जो हर कॉन्वर्सेशन में किसी और का रेफरेंस डालते हैं। उसने तो ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो किसी और के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं। ये लाइंस आपके इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं। कभी कभी ट्रायंगुलेशन एक और लेवल तक जाती है, जब मैनिपुलेटर इंटेंशनली आपको और किसी तीसरे व्यक्ति के बीच राइवलरी क्रिएट करने लगता है। वो दोनों से अलग अलग बात करता है। एक को कहता है कि वो तुम्हारे पीछे बातें करता है और दूसरे को कहता है कि वो तुमसे जेलस है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। आप फाइट करने लगते हो, जबकि असल में प्रॉब्लम मैनिपुलेटर है। वो दोनों से सिंपैथी भी लेता है, कंट्रोल भी करता है और खुद को इनोसेंट भी दिखाता है। और सबसे खतरनाक पार्ट, आपको समझ ही नहीं आता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, क्योंकि यह सब बहुत सटल होता है। कभी एक जोक के रूप में, कभी एक सार्कास्टिक कमेंट में, कभी किसी और के अचीवमेंट्स के जरिए। लेकिन उसका नतीजा हमेशा सेम होता है। आप अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगते हो। आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो उस व्यक्ति पर जो आपकी इनसिक्योरिटीज को फ्यूल कर रहा है। तो फिर इस रात के शांत लम्हों में, जब हर आवाज धीरे धीरे थम गई है, अपने दिल से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं किसी इनविजिबल कंपटीशन का हिस्सा हूं? क्या मैं बार बार किसी और से कंपेयर किया जा रहा हूं? अगर हां, तो आपको यह समझना जरूरी है कि यह आपकी वैल्यू का रिफ्लेक्शन नहीं है। यह किसी और के कंट्रोल की कोशिश का नतीजा है। आप किसी और के अप्रूवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आपका इमोशनल स्पेस किसी और की जेलसी से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। आप डिजर्व करते हो क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन, रिस्पेक्ट, नॉट राइवलरी। और अगर आप एक ऐसे ट्रायंगल का हिस्सा बन चुके हो जहां आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो शायद वक्त आ गया है उस ट्रायंगल से बाहर निकलने का। रिश्ते एक स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, आप और सामने वाला, सीधी और साफ इमोशनल कम्युनिकेशन के साथ। जब उसमें तीसरा एंगल आता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और उस इमोशनल क्लटर को धीरे धीरे अपने अंदर से निकालने दीजिए। अगला सेगमेंट हम ले जाएंगे एक और अनसेटलिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, गैस लाइटिंग। जब आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि आपको लगता है आप ही गलत हो, आपकी यादें झूठी हैं और आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। लेकिन अभी के लिए रात की इस ठंडक में अपने दिमाग को एक छोटी सी आराम की जगह दीजिए। सोचिए कि आप अपने रिश्तों में क्लैरिटी डिजर्व करते हो, किसी और के थर्ड एंगल के बिना। सो जाइए और खुद से एक नया हेल्थी रिश्ता शुरू कीजिए, बिना मैनिपुलेशन के, बिना कंफ्यूजन के। क्या आपने कभी अपने दिमाग के अंदर किसी आवाज को इतना तेज महसूस किया है कि आप भ्रमित हो गए हों कि वो आवाज आपकी है या किसी और की? क्या आपने कभी किसी बातचीत के बाद सोचा है, क्या मैं सच में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही था? या शायद मुझे ही याद नहीं, उसने तो साफ साफ कहा था। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो हो सकता है आप गैसलाइटिंग का शिकार हुए हों, एक ऐसी मानसिक धोखाधड़ी की तकनीक जो आपके दिमाग में घुसकर आपकी ही वास्तविकता को आपके खिलाफ मोड़ देती है। गैसलाइटिंग कोई एक भावनात्मक बहस नहीं है, यह एक सोच समझकर किया गया, धीरे धीरे जलने वाला मानसिक हमला है। इसका अंतिम लक्ष्य होता है आपको अपने ही अनुभव, यादों और निर्णयों पर संदेह कराना। जब कोई बार बार आपसे कहता है, तुम तो हमेशा गलत समझते हो, या मैंने ऐसा कब कहा, या तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तो धीरे धीरे आप अपने ही विचारों से दूर हो जाते हैं। आप खुद को अविश्वसनीय, अस्थिर
और अयोग्य महसूस करने लगते हैं। यह शब्द गैसलाइटिंग 1938 के एक ब्रिटिश नाटक और 1944 की हॉलीवुड फिल्म गैसलाइट से आया था, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को मानसिक रूप से अस्थिर दिखाने के लिए घर की लाइटें धीरे धीरे कम करता है, और जब पत्नी इस बारे में पूछती है तो कहता है, क्या तुम्हें तो सब कुछ कल्पना लग रहा है। इस काल्पनिक कहानी ने एक मानसिक सच्चाई को नाम दिया। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वास्तविकता को नकारता है, उसमें बदलाव करता है और फिर उसे यकीन दिलाता है कि समस्या उसी व्यक्ति में है। जरा सोचिए, जब आपको लगता है कि आप किसी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ रहे थे, लेकिन सामने वाला इतनी आत्मविश्वास से और टालने वाले लहजे में कहता है कि तुम तो वैसे भी हमेशा ड्रामा करते हो, तो एक छोटी सी दरार आपके दिमाग में पड़ जाती है। अगली बार जब वैसा ही कुछ होता है तो आप पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं, शायद मैं ही ज्यादा संवेदनशील हूं, और यहीं से गैसलाइटिंग का चक्र शुरू हो जाता है। गैसलाइटिंग एक चालाक नियंत्रक का ताकतवर हथियार होता है, खासकर उनके लिए जो अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते या जो किसी को भावनात्मक रूप से अपने वश में रखना चाहते हैं। जब वे कुछ गलत करते हैं और आप उन्हें उसके लिए टोकते हैं, तो वो उस बात को पलटकर आप पर ही डाल देते हैं। जैसे अगर उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया हो और आप उनसे सवाल करें तो जवाब मिलेगा, तुम तो वैसे भी हमेशा शक करते हो, या तुम्हें किसी पर भरोसा ही नहीं होता। धीरे धीरे आप अपने संदेहों को दबाने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप ही समस्या हैं। एक गैसलाइटर आपके भाषा के तरीकों, कमजोरियों और असुरक्षाओं को गहराई से समझता है। वो जानता है कि किस बात से आपका विश्वास टूटेगा, किस टिप्पणी से आप दोषी महसूस करेंगे और किस भाव से आप चुप हो जाएंगे। यह धोखाधड़ी एक बार में नहीं होती, यह क्रमिक होती है। पहले वह छोटी छोटी बातों में आपकी याददाश्त पर सवाल उठाएगा, फिर आपके मूड स्विंग्स को निशाना बनाएगा, और फिर आपकी पूरी शख्सियत को। आप कहेंगे, कल रात तुमने मुझसे रूखे लहजे में बात की थी। वह कहेगा, मैं तो बस थका हुआ था, तुम हर बात को व्यक्तिगत ले लेती हो। आप कहेंगे, तुमने वादा किया था कि तुम समय पर आओगे। वह कहेगा, मैंने कब कहा, तुम्हें ही गलत याद है। आप फिर कहेंगे, मुझे उस टिप्पणी से दुख पहुंचा था। वह फिर कहेगा, तुम्हारा भावनात्मक नियंत्रण ही नहीं है, तुम हर बात पर परेशान हो जाते हो। धीरे धीरे आप हर बात में उसी का संस्करण सच मानने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप अपने भीतर एक अपराध बोध विकसित कर लेते हैं, एक ऐसा अपराध बोध जो आपको उसका गुलाम बना देता है। आप अपनी वास्तविकता से कट जाते हैं और उसकी बनाई हुई झूठी दुनिया में जीना सीख जाते हैं। गैसलाइटिंग केवल भावनात्मक धोखाधड़ी नहीं होती, यह आपकी मानसिक पहचान को तोड़ देती है। आपको लगता है कि आप हर वक्त रक्षात्मक स्थिति में हैं। आप हर बात पर सोचने लगते हैं, शायद मैं ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हूं, शायद वो सच कह रहे हैं, मुझे छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। आप उनकी स्वीकृति के लिए जीने लगते हैं और अपनी सच्चाई को अनदेखा करने लगते हैं। यह तकनीक प्रेम संबंधों, विषाक्त मित्रताओं, पारिवारिक रिश्तों और यहां तक कि कार्यस्थलों में भी देखी जा सकती है। कभी बॉस कहता है, तुम्हारा काम हमेशा औसत से नीचे होता है, जबकि आपको पता है कि आपने 3 डेडलाइन समय से पहले पूरी की है। या एक माता पिता जो कहते हैं, तुम तो कभी आभारी ही नहीं होते, जबकि आप उनके लिए कुछ भी करने से पहले अनुमति लेते हैं। गैसलाइटिंग हर जगह हो सकता है, और जब तक आप उस पैटर्न को पहचान नहीं लेते, आप उसके शिकार बनते जाते हैं। अब इस शांत रात में, जब आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप एक पल के लिए रुकें और अपनी हाल की बातचीतों या रिश्तों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी खुद से यह कहा है कि मैं पागल हो गया हूं क्या? मुझे याद ही नहीं कि सच क्या था। मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर हां, तो वो एक लाल झंडी हो सकती है। गैसलाइटिंग का प्रभाव केवल क्षणिक नहीं होता, यह लंबे समय की मानसिक क्षति का कारण बन सकता है। आत्मसम्मान टूट जाता है, अविश्वास की भावना जन्म लेती है,
आप अपने आप में इतने संदेहपूर्ण हो जाते हैं कि हर नए रिश्ते में आप मान्यता ढूंढते हैं। आपको लगता है कि हर बात के लिए माफी मांगना जरूरी है, चाहे आप गलत ना हो। आपकी भावनात्मक स्वतंत्रता छीन ली जाती है। लेकिन हर मानसिक जाल का एक बाहर निकलने का रास्ता होता है, और गैस लाइटिंग से बाहर निकलने का रास्ता है जागरूकता। जब आप इस धोखाधड़ी के तरीके को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप अपनी खोई हुई वास्तविकता को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला कदम होता है अपने विचारों को मान्यता देना। जब आपको कुछ महसूस हो तो उसे नकारे को नहीं, उसे लिखें, उसे सोचें, उसे समझें। दूसरा कदम होता है किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना। जब आप अपने संदेहों को किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो आपको यह स्पष्टता मिलती है कि शायद आपका संस्करण भी सही है। गैसलाइटिंग से बाहर निकलना एक धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन यह संभव होती है। जैसे जैसे आप अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप उनकी झूठी दुनिया से बाहर निकलकर अपनी सच्ची पहचान की ओर बढ़ने लगते हैं। आप सीख जाते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी अपनी हैं, और उनका होना इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं, जागरूक हैं और इंसान हैं। तो इस समय, जब रात अपने सबसे गहरे चरण में पहुंच चुकी है और आपके विचार एक सौम्य शांति में हैं, एक काम कीजिए। अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपने विचारों के लिए माफी नहीं मांगनी पड़ती, जहां आपको हर याद को बार बार संदेह के तराजू पर नहीं तौलना पड़ता, जहां आप खुद पर विश्वास कर सकते हैं बिना किसी मानसिक धोखाधड़ी के। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपकी वास्तविकता आपकी अपनी है, कोई और उसे आपसे छीन नहीं सकता। आपको बस यह याद दिलाने की जरूरत है कि आप जो महसूस करते हैं वो वास्तविक है। अगले भाग में हम लाएंगे एक और विचलित कर देने वाली मानसिक तकनीक, फुट इन द डोर टेक्निक। जब आपको छोटी छोटी हां के जरिए एक बड़े नियंत्रण के जाल में ढकेला जाता है। लेकिन अभी के लिए बस सो जाइए, अपने दिमाग के हर संदेह को घुलने दीजिए और अपनी खुद की आवाज से जुड़ने दीजिए, शांति से, धीरे धीरे, बिना अनुमति के। जरा सोचिए, एक इंसान आपके पास आता है बड़ी ही सादगी से और कहता है, भैया बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए, सिर्फ एक फॉर्म साइन कर दीजिए। आप सोचते हो छोटी सी बात है, क्यों नहीं, आप साइन कर देते हो। अगले हफ्ते वही इंसान फिर आता है। इस बार वो कहता है, आपने पिछले हफ्ते फॉर्म साइन किया था, तो क्या आप 2 मिनट का छोटा सा सर्वे भी भर सकते हैं। आप कहते हो, हां चलो कर देता हूं। और फिर कुछ हफ्तों बाद वही इंसान बड़े आराम और कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहता है, सर हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, क्या आप इसके लिए 500 रुपए डोनेट कर सकते हैं। और आपको यह हैरान करने वाला नहीं लगता। आप सोचते हो, मैंने पहले हेल्प की थी तो अब मना करना अजीब होगा। और इसी साइकोलॉजी का नाम है फुट इन द डोर टेक्निक। यह एक मैनिपुलेशन ट्रिक है जो दिखने में हार्मलेस लगती है, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह ट्रिक धीरे धीरे आपके डिसीजंस, आपकी लॉयल्टी और आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने लगती है, बिना आपको कॉन्शियसली पता चले। जब किसी मैनिपुलेटर को आपकी हां चाहिए होती है, तो वो कभी डायरेक्टली नहीं पूछता। वो छोटी छोटी हां की सीढ़ी बनाता है और फिर आपको धीरे धीरे उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार करता है। इसका नाम फुट इन द डोर एक पुराने सेल्स मेटाफर से आया है। इमेजिन कीजिए एक सेल्समैन जो दरवाजा बंद होने से पहले अपना पैर उसमें डाल देता है ताकि आप दरवाजा पूरा बंद ही ना कर सको। उसका पहला रिक्वेस्ट हमेशा छोटा होता है, इनोसेंट सा। और जब आप एक बार हां बोल देते हो, तो आप साइकोलॉजिकली उस इंसान के साथ जुड़ने लगते हो। आपके दिमाग में एक कॉग्निटिव थ्रेड बन जाता है, मैं यहां का इंसान हूं जो इस गाय की मदद करता है, या मैंने इसके लिए हां बोला था तो अब मना नहीं कर सकता। धीरे धीरे वो इंसान आपसे बड़ी चीजें मांगने लगता है और आप मना नहीं कर पाते क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुके होते हो। इस टेक्निक का असली पावर होता है कंसिस्टेंसी का इल्यूजन। ह्यूमन ब्रेन एक बात को बहुत सीरियसली लेता है, मैं सुसंगत रहना चाहता हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। जब हम एक बार किसी थॉट या डिसीजन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
तो हम चाहते हैं कि हम उस आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट रहें। सो जब आप किसी को हां बोलते हो, इवन एक छोटी सी बात पर, तो आप सबकॉन्शियसली उनके नेक्स्ट स्टेप्स के लिए खुद को मेंटली रेडी कर देते हो। यह ट्रिक हर जगह अप्लाई होती है, मार्केटिंग में, सेल्स में, रिलेशनशिप्स में, इवन कल्ट्स और टॉक्सिक आइडियोलॉजीज में। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का। मान लीजिए एक इंसान आपसे कहता है, तुम इतने प्यारे लगते हो जब तुम मेरी बात मानते हो। यह एक सटल रिक्वेस्ट है, एक इमोशनल कॉम्प्लीमेंट के साथ। आप सोचते हो, क्या बात है, वो मुझे पसंद करते हैं जब मैं कोऑपरेटिव होता हूं। फिर वो इंसान कहता है, तुम मुझे बताया करो ना, जब तुम अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, बस मुझे अच्छा लगता है जानना। आपको यह कंट्रोलिंग नहीं लगता, बस केयर लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान कहता है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता जब तुम उस दोस्त से मिलते हो, प्लीज उनसे दूरी बना लो। और आपका दिमाग, जो पहले ही छोटी छोटी हां बोल चुका है, अब इस बड़ी रिक्वेस्ट के लिए भी तैयार होता है। आप सोचते हो, मुझे तो वैसे भी उनसे उतना कनेक्शन नहीं था, और अगर इससे मेरा पार्टनर खुश होता है तो चलो कर लेता हूं। देखा, एक छोटा स्टेप, एक छोटी हां, और आप धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हो। यही ट्रिक लार्ज स्केल सोशल मूवमेंट्स में भी यूज होती है। पहले आपसे कहा जाता है, बस एक सिग्नेचर दीजिए टू सपोर्ट दिस कॉज। आप सोचते हो, नोबल काम है, साइन कर देते हैं। फिर आपसे कहा जाता है, एक छोटी सी पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, अवेयरनेस फैलेगी। आप फिर अग्री कर लेते हैं, और फिर वही ग्रुप आपसे कहता है, अब जब आप कॉज में इतना विश्वास रखते हो, तो क्या आप टाइम दे सकते हो एक प्रोटेस्ट में आने के लिए। अब यहां पे डिसीजन और भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आप पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी को एक कॉज से जोड़ चुके होते हो। और जब आप इमोशनली किसी आइडेंटिटी से जुड़ जाते हो, तो उस आइडेंटिटी के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, एक ऐसे ट्रैप में जो दिखने में लॉजिकल लगता है, मगर असल में इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स ने भी यह ट्रिक वैलिडेट की है। 1966 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। रिसर्चर्स ने रैंडम लोगों को कॉल करके कहा, क्या आप किसी रोड सेफ्टी कैंपेन को सपोर्ट करते हैं? लोगों ने हां बोला। कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों को कॉल किया गया और पूछा गया, क्या आप अपने लॉन पर एक बड़ा सा बोर्ड लगने देंगे जिसमें लिखा हो ड्राइव सेफ? जो लोगों ने पहले हां बोला था, उनमें से मेजॉरिटी ने बोर्ड लगवाने की भी परमिशन दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका माइंड पहले ही एक छोटी हां बोल चुका था, और अब वो उस कमिटमेंट से दूर नहीं जाना चाहते थे। तो अब जब आप इस शांत रात में अपने बेड पे हॉरिजॉन्टल हो, लेट्स पॉज एंड रिफ्लेक्ट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने छोटी छोटी हां बोलते बोलते खुद को किसी ऐसे सिचुएशन में पाया हो जहां से निकलना मुश्किल हो गया? कितनी बार किसी ने पहले छोटी फेवर मांगी और बाद में आपसे इमोशनली या फाइनेंशियली कुछ बड़ा एक्सपेक्ट किया? फुट इन द डोर ट्रिक में सबसे ट्रिकी चीज यह है, इसका शुरुआत हमेशा अच्छा ही दिखता है। इट डजंट लुक लाइक मैनिपुलेशन, इट लुक्स लाइक ट्रस्ट, लाइक कनेक्शन, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे रिक्वेस्ट्स बढ़ती जाती हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप एक साइकोलॉजिकल स्लोप पर खिसक चुके हो, और वो भी बिना फर्क पड़ने का एहसास के। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें किसी भी छोटी रिक्वेस्ट पे डाउट करना चाहिए? नहीं, डाउट जरूरी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। जब भी कोई आपसे छोटी हेल्प मांगे तो रुको, सोचो, क्या यह स्टैंड लोन है या इसके पीछे एक बिगर मोटिव छुपा है? क्या यह एक छोटी हां फ्यूचर में आपसे और ज्यादा हां एक्सपेक्ट करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप फ्रीली चूज कर रहे हो या सिर्फ गिल्ट, प्रेशर या कंसिस्टेंसी के इल्यूजन के चक्कर में? अपनी बाउंड्रीज को पहचानना और उन पे स्टैंड लेना एक माइंडफुल प्रोसेस है। जब आप किसी छोटी हां को हां बोलते हो, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इस लाइन के उस पार भी हां बोलने के लिए तैयार हूं? अगर आंसर नहीं है, तो आपके पास पूरा हक है कि आप पहली हां भी ना कहें। इट्स ओके टू से नो। आप किसी के एक्सपेक्टेशंस के पपेट नहीं हो। आपकी वैल्यू आपके क्लियर डिसीजन से डिफाइन होती है, ना कि गिल्ट के अंडर प्रेशर डिसीजन से। तो इस वक्त
जब आपका माइंड रात के सुकून के साथ मेल्ट हो रहा है, बस एक बार अपने पास्ट इंटरैक्शंस को रिवाइंड करो। क्या आपने किसी की छोटी हाँ से लेकर उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी तक का सफर नोटिस किया है? क्या कभी आपको किसी ने इस तरीके से धीरे धीरे कंट्रोल किया है? टेक अ डीप ब्रेथ और याद रखो, आपको किसी भी सीढ़ी को पूरा चढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पहला स्टेप लिया था। आप कहीं भी रुक सकते हो, आप कहीं भी मना कर सकते हो, आप कहीं भी वापस मुड़ सकते हो। अगला और आखिरी सेगमेंट, हम एक और डिस्टर्बिंगली क्वाइट साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बात करेंगे, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। एक ऐसी दिमाग की कंडीशन जहां आप हार मान जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पास्ट में आपने स्ट्रगल किया था। इवन जब प्रेजेंट में आपके पास वे आउट होता है, तब भी आप उसे इग्नोर कर देते हो। पर अभी के लिए बस लेट योर माइंड फ्लोट, फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, इनटू द साइलेंट नाइट। शुभ रात्रि।